नमस्कार। चलिए सुनते हैं डॉक्टर श्री प्रसाद की लिखी कहानी मैं बारात में था। जुन्नी दादा की जब शादी तय हुई तो किसी को खुशी हुई हो या नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे जुन्नी दादा को भी कम खुशी नहीं होगी, क्योंकि एक तो उनका ब्याह हो रहा था और भाभी पूरे 6 दर्जा तक पढ़ी हुई थी। जुन्नी दादा जैसे तैसे दर्जा 5 उत्तीर्ण होकर 6 में गए ही नहीं। 5 में उनका उद्यम इतना बढ़ गया था कि प्रधानाध्यापक ने 6 में उनका दाखिला ही नहीं लिया। साधारण किसान तो ऐसे ही गरीब होता है, उसकी बहुत बड़ी इज्जत नहीं होती। फिर लड़का 5 ही पढ़ा हो तो कैसे जल्दी शादी हो सकती है। पढ़ाई छूटने पर जुन्नी दादा खेती के काम में लग गए। ये और भी गड़बड़ बात थी। खेतीहर लड़का फलिया हुआ कि 4-5 साल तक कोई शादी के लिए नहीं आया। फिर पास के एक गांव नौगंवा के एक किसान अपनी लड़की की शादी के लिए तैयार हो गए। शायद वो बड़े गरीब थे। शादी की सारी बातें तय हो गई। बारात में 20 आदमियों के लाने की बात तय हुई। 20 से अधिक लोगों का खर्च संभालना भगत जी के लिए संभव नहीं था। भगत जी लड़की के पिता थे, हौसला भी उनका कम नहीं था। पर जब टेंट में कुछ था ही नहीं तो करते क्या। कोई व्यापारी थोड़ी ही थे कि चीज़ों में मिलावट करके या बहुत महंगी चीज़ें बेचकर धन बटोरते। मुझे भगत जी बातचीत से बहुत अच्छे लगे। तिलक के दिन उन्होंने जुन्नी दादा को 11 रुपए दिए थे, पर मुझे जाते समय 1 रुपया दिया था और मेरे सिर पर हाथ फेरा था। आखिर जुन्नी दादा चचेरे भाई हैं। यदि मुझे न देते तो न मुझे बुरा लगता और न मैं शिकायत करता। फिर भी उन्होंने बड़े प्यार से मुझे छुटकुनू कहा और हाथ पर 1 रुपया रखा। मैं मन ही मन खुश था। भाभी घूंघट किए आएंगी, मैं उन्हें चिढ़ाऊंगा। मैं 4 में पढ़ता हूँ और वे 6 पास हैं। मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगी। मैं उन्हें ब्याह की कविता सुनाऊंगा। धूला भूला राह एक दिन, पहुंचा नहीं ससुर के घर। रात हुई तो दौड़ पड़े सब, उसे खोजने इधर उधर। खोजबीन की सबने काफी, दूल्हा आखिर उन्हें मिला। रोया था वह काफी ज्यादा, अब चेहरा था खिला खिला। ब्याह हो गया फिर दूल्हे का, दुल्हन अच्छी आई थी। दूल्हे ने अपनी शादी में एक साइकिल पाई थी। शादी की तैयारियां होने लगी। बाजे तय किए गए, आतिशबाजी तय हुई, पर दोनों चीजें कितने में तय हुई या मैं नहीं जानता था। थोड़ी बहुत बातचीत सुनकर ही कुछ जान लेता था। एक दिन सुना जुन्नी के पिताजी अर्थात मेरे ताऊ जी पड़ोस के फुटकर साव से कह रहे थे, साव जी बारात में जरूर चलना। लड़की वाले ने भले ही 20 आदमियों की बारात के लिए कहा है, पर मैं तो 60 आदमियों से कम नहीं ले जाऊंगा। आखिर लड़की की शादी कर रहा है तो करे बारात का आदर। क्या मैं लड़की के बाप का नौकर हूँ जो उनकी बात मानूं? मुझे ताऊ जी की ये बातें बड़ी अजीब लगी। ताऊ जी कैसी बातें कहते हैं? 20 की जगह 60 आदमी पहुंचेंगे तो भगत जी तो बेचारे परेशानी में पड़ जाएंगे। मेरे तो कई साथी हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और कोई किसी को तकलीफ पहुंचाना पसंद नहीं करता। ताऊ जी तो बहुत खराब बातें कहते हैं। एक दिन वे एक आदमी से कहने लगे, लड़की के बाप को तो मुझे चूस लेना है। आखिर उसके पास पैसा है तो देगा क्यों नहीं? मुझे अधिक से अधिक लेने का अधिकार है। मैं लड़के का पिता हूँ। भगत रईस आदमी नहीं है, उनके पास थोड़ा बहुत धन है। फिर दूसरी लड़की भी उन्हें शादी करनी है। उनका लड़का भी 10-11 बरस का ही है, जो 6वें दर्जे में पढ़ता है। अगर ताऊ जी अधिक से अधिक धन ले लेंगे तो बेचारे भगत जी के ऊपर तो संकट ही आ जाएगा। पर मैं ठहरा छोटा सा लड़का, मैं तो बस सोच सकता हूँ, कह कुछ नहीं सकता। मेरी बात को सुनेगा कौन? धीरे धीरे बारात जाने का दिन आ गया। दरवाजे पर बारात लगी। जुन्नी दादा घोड़े पर बैठे, ताऊ जी महालोभी हैं। घोड़ा कम से कम पैसे में मंगवाया था। कम पैसे में घोड़ा आएगा? कैसा आएगा? घोड़ा खच्चर जैसा लगता था और गधे जितना बड़ा था। शायद कुछ बीमार भी रहा होगा। एक और कमजोर घोड़ा, दूसरी ओर मोटे जुन्नी दादा। घोड़ा घर वाली गली पार करके दूसरी गली में आया। यहाँ एक नाली पड़ती थी। न जाने कैसे नाली में उसका पैर पड़ गया और वहीं पर गिर गया। जुन्नी दादा भी लद्द से वहीं पर गिर पड़े। जब घोड़ा किसी प्रकार खड़ा हुआ और फिर मोटे जुन्नी दादा को लेकर चला
तो 2 कदम बाद फिर गिर पड़ा। अब की ऐसा गिरा कि दूल्हे के दोनों पैर घोड़े के पेट के नीचे दब गए। उन्हें 2 आदमियों ने पकड़ कर खींचा तब निकले। घोड़ा तो लग रहा था मानो खत्म हो गया है। लोगों ने घोड़े को जैसे तैसे खड़ा किया। ताऊ जी घोड़े वाले पर बिगड़े, ऐसा ही घोड़ा रखते हो? मेरे मुन्ने को कितनी चोट लग गई, इससे तो अच्छा था कि लड़का पैदल चला जाता। घोड़े वाले को अब कबूल करना पड़ा, हुजूर घोड़ा बीमार है, मैंने सोचा था कि किसी तरह पहुंचा देगा, अब जो कहिए सो करें। तय था कि घोड़ा दूल्हे को ढो नहीं सकता था। अब एक तो मोटे झुन्नी दादा का बोझ, ऊपर से बीमारी के कारण घोड़े की दुर्बलता, इसलिए 50 रुपए की जगह घोड़े वाले को 15 रुपए देकर विदा कर दिया गया। ताऊ जी के पूरे 35 रुपए की बचत हो गई। मैं ताऊ जी के पीछे ही पीछे चल रहा था और सोच रहा था कि 35 रुपए बचाकर ताऊ जी निश्चय ही खुश हुए होंगे। बारात द्वार पर पहुंची, लोगों ने अगवानी की, बाजे बजे, आतिशबाजी भी हुई। सास ने द्वार पर मूसल और सूप से जो करना था किया। बारात को जलपान कराया गया और जनवासे में चलने को कहा गया। जलपान के समय एक बात देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। राजेश ने सतीश से कुछ कहा और सतीश बोला, अरे भाई इधर जलपान नहीं आया। जलपान देने वाले ने सोचा शायद भूल हो गई है, इसलिए वे नमकीन और मिठाई का प्लेट लेकर फिर पहुँचे और दोनों के सामने एक एक प्लेट नमकीन और एक एक प्लेट मिठाई रख दी। मैं यह तमाशा देख रहा था। उन्हें नमकीन और मिठाई दी गई थी, पर उसे उन्होंने दरी के नीचे दबा दिया था। बाद में मुझे पता लगा कि यह काम शिवशंकर, राकेश, चतुरनाथ और जंगी ने भी किया था। शायद ये सब एक ही गोल के थे और पहले से ही ऐसा सोचकर चले थे। रात को 10 बजे भोजन हुआ। उस समय भी उपद्रव देखा। इसी गोल के 2-3 लोगों ने पूड़ियाँ दरियों के नीचे छिपाई। एक बेचारे बूढ़े बाबा के कोट की जेब में 3-4 लड्डू रख दिए। वे उस समय तो कुछ देख नहीं पाए, पर बाद में बहुत गुस्सा आए। लेकिन कौन कहता है कि ये सारी शरारत राकेश की है। 11 बजे भगत जी आए और ताऊ जी से बोले, ब्याह के लिए लड़के को लेकर चलिए, अभी चलते हैं। ताऊ जी ने कहा और फिर भगत जी को बैठा कर बोले, दहेज का सारा सामान ठीक ठाक है? दहेज कम नहीं होना चाहिए। दहेज तो देंगे ही, हम तो जीवन भर ही आपको देते रहेंगे। आप लड़के वाले हैं, आपको लेना है, हमको देना है। ये सब गोलमोल की बातें हम नहीं सुनेंगे। दहेज की सूची हमारे पास है, उसके अनुसार सामान ठीक कर लीजिए। यह कहकर ताऊ जी ने अपने छोटे लड़के को पुकारा, मटरू दहेज की सूची तो ला। दहेज की सूची लाई गई, उसे पढ़ा गया। सामान ये थे, 1 साइकिल नई, 1 ट्रांजिस्टर, चाय पीने के 12 प्याले, 12 प्लेटें, 3 लड़कों के लिए अंगूठियाँ और दूल्हे के लिए सिकड़ी, 4 थालियाँ, 4 लोटे, 4 गगरे और 2 पराते और 1 दूध देती भैंस। भगत ने सब स्वीकार कर लिया। अंगूठी की बात छोड़कर अंगूठी सिर्फ दूल्हे को देने के लिए तैयार हुए। भैंस उनकी अपनी थी, पर 2 महीने बाद दूध देने पर ताऊ जी ने लेना स्वीकार किया। मैं बारात में था और सब कुछ देख रहा था। अच्छा तो ज़्यादा नहीं लग रहा था, पर बारात में तो रहना ही था। भगत जी को निश्चित रूप से ताऊ जी ने चूसा था, लेकिन फिर भी हंसी खुशी से शादी हो गई। इस बारात में तमाम गलत गलत बातें देखने को मिली। शैतानी के गोल ने भगत के पक्ष के इंतजामकारों को काफ़ी परेशान किया और नुकसान भी किया। तीसरे दिन जब बारात लौटी तो सतीश, राकेश और राजेश ने नहाने के लिए आया एक एक बट्टी साबुन छिपाकर अपने बॉक्स में रख लिया। शिवशंकर ने 1 शीशी तेल खत्म कर दिया और सबसे खराब बात किया मटरू ने। उसने किसी के नए जूते छिपाकर बॉक्स में रख लिए। मैंने उसके बॉक्स से जूते खुद निकाले और देखे। बारात में जाना तो अच्छा लगता है, पर ऐसी बारात में नहीं। ताऊ जी तो विचित्र थे ही, उनके बाराती भी विचित्र थे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी मैं बारात में था।